वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अपसेक फॉर ड्रीम स्टडी। जी हाँ, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अपसेक फॉर ड्रीम स्टडी। यदि आप और भी यूपी होमगार्ड से संबंधित और भी प्रश्न चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा अगला पड़ाव, जहाँ पर मैंने आपसे वादा किया था कि हम यूपी होमगार्ड से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू हैं वो आपके लिए हाजिर करेंगे। तो आज का पीवाईक्यू ये रहा, जिसमें 50 सवाल हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि हम आगे आपको इसी तरह और भी दे सकें। पहला सवाल है कि होमगार्ड संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यदि आप होमगार्ड का परीक्षा देने ही जा रहे हैं तो ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि होमगार्ड की परीक्षा, होमगार्ड जो संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका वास्तविक आंसर है 1963। जी हाँ, 1963 में जो यूपी का होमगार्ड है उसकी स्थापना की थी। साथ ही साथ जो केंद्रीय स्तर की यूपी गार्ड संगठन, होमगार्ड संगठन है, उसकी भी स्थापना 1963 में ही हुई थी। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक, तो ये हुआ हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश की जो जीवन रेखा है वो किस नदी को कहा जाता है? इस ऑप्शन में से सभी नदियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, लेकिन इसमें से कौन सी महत्वपूर्ण नदी है? गंगा नदी महत्वपूर्ण है कि सरयू कि गोमती नदी? तो इसका जो वास्तविक आंसर है वो होगा जाकर गंगा नदी। आपको पता है कि उत्तर भारत में गंगा नदी का बहुत विशेष महत्व है। तो गंगा नदी को जीवन रेखा कहा जाता है उत्तर प्रदेश की। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की आपको पता होगा कि जो सबसे पहले राजभाषा थी वो थी हिंदी। ठीक, उत्तर प्रदेश की जो सबसे पहली राजभाषा थी 1951 में, वो थी हिंदी। और उसके बाद हिंदी के बाद उर्दू को भी उत्तर प्रदेश की सेकंड आधिकारिक भाषा बना दी गई थी। यदि अभी ये प्रश्न आ जाता है, मान लीजिए ये प्रश्न आ जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा अभी वर्तमान में क्या है, तो इसका आंसर होगा हिंदी। और हिंदी के साथ साथ उर्दू भी। यदि अगर ऑप्शन में हिंदी उर्दू में से कोई एक है तो आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। यदि यदि सबसे प्रेफ़रेंस देनी हो तो हम हिंदी को देंगे। ठीक? उसके बाद हम लोग चलते हैं कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कानपुर जहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसी को मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर विशेषता जो लंदन है, लंदन जो देश है, ब्रिटेन देश, उसके अंदर एक जगह है जहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज़ लगी थी, जहाँ पर कई सारे उद्योग धंधे चल रहे थे। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो जगह है वो है कानपुर। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम इतिहास का सवाल करेंगे। तो इतिहास का जो सीरीज है, उसका जो पहला प्रश्न है वो है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको पता होगा कि जो आचार्य चाणक्य थे, उन्होंने किसे शिक्षा दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य को। इसलिए इसका वास्तविक आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि बक्सर युद्ध किस सन में हुआ था, यानी किस वर्ष में हुआ था? आपको पता होगा कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक, उसके बाद बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इतिहास का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है इसकी। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो आप लोग काफ़ी हद तक जानते होंगे कि इसका ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक, तो इस पर मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ ताकि सभी लोग जान पाएँ कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला जो हमारा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस ये जो सिलेबस है, सिलेबस में आपको पता होगा कि बताया गया है कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उससे सवाल आएंगे। तो 1857 की जो क्रांति है उससे संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। जी हाँ, आपको पता होगा कि जो मंगल पांडे थे, जिन्हें बाद में फांसी की सज़ा
दे दी गई थी वो मेरठ के थे और वहीं पर इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1857 के विद्रोह की। अगला प्रश्न है कि भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो आपको पता होगा कि भारत के जो अंतिम मुगल सम्राट थे वो थे बहादुर शाह जफर। और जो बहादुर शाह जफर के बेटे थे, दो बेटे थे, और इन दोनों को फांसी दे दी गई थी लाल किले पर। और इस वजह से जो बादशाह शाह जफर हैं यही अंतिम शासक थे मुगल साम्राज्य के। जो अगला प्रश्न है वो है भूगोल से। भूगोल से क्या है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ठीक, अब इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग जान पाए। अब उसके बाद चलते हैं अपने 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस दिशा में बहती है? आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश भारत उत्तर प्रदेश में ही गंगा बहती है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी अन्य राज्यों में भी बहती है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की दिशा क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि यदि मैं आपको थोड़ा सा मैप बनाकर दिखा देता हूँ, उत्तर प्रदेश कुछ ऐसा ऐसा है। आपने देखा होगा यहाँ ललितपुर निकल गया है, ऐसे है। ठीक, तो आपको पता होगा मैप में क्या होता है कि ऐसे मैप बना होता है और मैप में यहाँ पर ऊपर साइड यहाँ पर होता है नॉर्थ, यानी कि ये होता है उत्तर, और ये होता है ईस्ट यानी कि पूर्व। ठीक, और उसके बाद ये होता है साउथ यानी कि दक्षिण, और ये होता है वेस्ट। और जो गंगा नदी है वो ऐसे आती है, इधर से होते हुए आती है और ऐसे जाती है, यानी कि नॉर्थ से लेकर ईस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ बहती है, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ गंगा नदी बहती है। ये हमारा आंसर हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, जानते हैं क्या है आंसर। अगला प्रश्न है कि गंगा के मैदान की प्रमुख फसल क्या है? आप सभी को पता होगा, विशेषकर जो यूपी के हैं, कि गंगा का जो मैदान है उसकी जो प्रमुख फसल है वो है गेहूँ। और यदि गेहूँ के साथ चावल है तो आप चावल को भी मार्क कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा कितने अंश अक्षांश पर स्थित है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कर्क रेखा कितने अक्ष पर है। तो इसका वास्तविक आंसर होगा 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ में। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर उत्तर की जगह पर दक्षिण हो तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तर ही हो। ठीक, यहाँ पर दक्षिण ना हो, क्योंकि दक्षिण में दूसरी रेखा पड़ जाती है जिसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में आप आराम से लगा सकते हैं कि मानसूनी है, यानी कि उत्तर प्रदेश में मानसूनी जलवायु हो सकती है, और यही वास्तविक इसका आंसर भी है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न है पॉलिटी से। ठीक, भारतीय संविधान एवं राजनीति से। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ये हमारा है पहला प्रश्न, और इसका वास्तविक उत्तर है 448। जब संविधान बना था तो हमारे जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अभी वर्तमान में 448 टोटल अनुच्छेद बचे हुए हैं, यानी कि बढ़ाए गए। ठीक, अगला प्रश्न है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आपको पता है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और यदि सवाल आ जाए कि देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो वहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक, अगला है कि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो है, तो जो लोकसभा की न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। ठीक, ये होगा इसका वास्तविक आंसर। अगला हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारत का संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो बार बार पूछा गया है। तो अगला प्रश्न क्या है कि भारत का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका वास्तविक आंसर होगा भाग 3। जी हाँ, जो भाग 3 है उत्तर प्रदेश का, ये है इससे संबंधित। ठीक, तो इसे भी मैं मार्क कर देता हूँ कि जो संविधान है उसका भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं
ये महत्वपूर्ण से बताना चाहता हूँ कि राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। जी हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति हटा भी सकते हैं इन्हें। ये राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये अपने ऑफिस में रहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है सामान्य विज्ञान से कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आप सभी को पता है कि H2O को जल कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो आप सभी को पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है। उसके बाद है कि पौधों में भोजन बनाने का कार्य कौन सा भाग करता है? ठीक, तो इसका आंसर कौन सा होगा कि पौधों में भोजन कौन बनाता है? आपको पता होगा कि पौधों में भोजन बनाता है पत्ती। जी हाँ, पत्ती से ही आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके वजह से पौधों में भोजन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? जी हाँ, जो करंट है उसकी इकाई क्या है? करंट की इकाई क्या है? एम्पियर। ठीक, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? सूर्य का प्रकाश जब हम लोग लेते हैं उसे कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है? तो उसका वास्तविक आंसर होगा विटामिन डी। आपको पता होगा कि जब हम लोग घर वाले कहते हैं कि जाओ विटामिन डी ले लो, तो वो सूरज से मिलता है। ठीक, आगे क्या है कि 15 अब आते हैं गणित के सवाल पर, जहाँ पर हम गणित से संबंधित 5 प्रश्न करेंगे। ठीक, तो अगला प्रश्न है कि 15 का 20% कितना होगा? 15 का 20% यदि जब आप निकालेंगे तो कितना होगा? 15 का 20% होगा 3। ठीक, तो ये इसका आंसर होगा। अगला है कि 144 का वर्गमूल क्या है? 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12। ठीक, यदि आप 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगला प्रश्न है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आपको इसका पता होगा, इसका वास्तविक आंसर है 1000 मीटर। ठीक, अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है और लाभ 10% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका वास्तविक आंसर क्या होगा? 110। 110 उसका विक्रय मूल्य होगा। यदि 100 रुपये की मैंने कोई चीज़ खरीद ली और उस पर 10% का लाभ लिया, तो यानी कि वो हम कितने बेच रहे हैं? 110 रुपये में बेच रहे हैं। अगला प्रश्न है कि 1 घंटे में कितने मिनट होंगे? ये तो सभी को पता है, आप सभी को, कि 1 घंटे में 60 मिनट होंगे। लेकिन जब पेपर होता है तो बच्चे क्या होता है कि हड़बड़ी में भूल जाते हैं, घबराहट में, जल्दी-जल्दी के चक्कर में वो इसका जो आंसर है वो गलत कर देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है रीजनिंग से, यानी कि तर्क शक्ति से। ठीक, प्रश्न क्या है कि 2, 4, 8 और 16 के बाद क्या आंसर आएगा? ठीक, तो आपको पता है कि यहाँ पर हमेशा गुणा किया गया है। ठीक, तो 2 से 2 का गुणा करेंगे यानी कि 4 हो गया। उसके बाद 4 से 2 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। 8 से 2 का करेंगे 16 हो जाएगा और 16 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 32 होगा और यही इसका आंसर होगा। ठीक, अगला ये क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी है, यदि आप लोग करना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका आंसर मैं नहीं बताता हूँ। ठीक, अब मैं गेस करता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप लोग कमेंट में क्या इसका आंसर बताते हैं। तब तक आप कमेंट कीजिए, 5 सेकंड के अंदर बताता हूँ इसका आंसर। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका क्या होगा? कोल्ड। ठीक, ये होगा इसका वास्तविक आंसर। अब अगला है, यदि a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, तो z इज इक्वल टू क्या होगा? आपको पता है होगा कि a पहले नंबर पर आता है, b दूसरे नंबर पर आता है, तो z कितने नंबर पर आएगा? 26 नंबर पर। तो इसलिए इसका वास्तविक आंसर क्या हो जाएगा? 26। अगला है कि इनमें से कौन अलग है? इनमें से गाय, यानी कि गाय, बकरी, शेर, भैंस में से कौन अलग है? आपको पता है शेर अलग है। किस लिए? क्योंकि यही है जिसे हम पाल नहीं सकते और ये काफ़ी खतरनाक जानवर होता है। ये जंगल में ज़्यादातर रहता है, बाकी सब लोग आदमी के साथ होते हैं और पशुपालन में सहयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि आज सोमवार है तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक, ये आंसर है। यदि आज सोमवार है तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो इसका वास्तविक आंसर होगा गुरुवार। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर अपने हम, जो कि हिंदी से है। कमल का पर्यायवाची कौन सा है? कमल का पर्यायवाची है पंकज। ठीक, और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जल्दी का विलोम शब्द शब्द क्या होगा? जल्दी यानी कि बहुत जल्दी, तो जल्दी का विलोम शब्द क्या होगा? देर। ठीक, अब आगे है स्कूल, राम स्कूल जाता है, वाक्य में क्रिया क्या है? ठीक, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इस प्रकार के सवाल वास्तव में आते हैं। तो यहाँ पर क्रिया क्या होगी? जाता। ठीक, क्योंकि राम यहाँ पर क्या कर रहा है? जा रहा है।
ठीक, इसीलिए यहाँ पर क्रिया क्या होगी वाक्य में, जाता। ठीक, अगला प्रश्न है कि जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? उसके लिए एक शब्द है परोपकारी। ठीक, अगला सवाल है कि विद्या का अर्थ क्या है? विद्या का अर्थ आप सभी को पता है कि ज्ञान होता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो त्वचा है। जी हाँ, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होगा? वो होगा त्वचा। ठीक, आगे चलते हैं कि खून को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? खून को शुद्ध कौन करता है? तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हृदय करता है कि किडनी करती है। ठीक, तो किडनी करती है, जिसे हिंदी में वृक्क कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर इसमें नहीं है। ठीक, आगे क्या है कि जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। जी हाँ, आपको पता होगा जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाते हैं लोहे में, तब जंग लगता है, तो उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। साथ ही साथ अगला है कि कमरे के तापमान पर द्रव्य धातु कौन सी है? इसका वास्तविक आंसर क्या होगा? पारा। आपको पता होगा कि पारा जो है वो कमरे पर रहता है तब भी द्रव अवस्था में रहता है। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु होगा बाघ। आप सभी को पता है कि ये इसका वास्तविक आंसर हो जाएगा, बाघ। साथ ही साथ कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आप ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक, ये महत्वपूर्ण सवाल था। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर होती है? तो 3 स्तरों पर होती है, आप सभी को पता होगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो हमारे भारत में 3 स्तर पर होती है। ठीक, एक होती है ग्राम स्तर पर, एक होती है ब्लॉक स्तर पर, एक होती है जिला स्तर पर। ठीक, ये हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक, और उसके बाद ये हो जाएगा ब्लॉक लेवल पर। ठीक, और जो नीचे वाला है वो हो जाएगा किसका? विलेज स्तर पर। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण सवाल था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। ठीक, आगे चलते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ये रहे प्रश्न हमारे यूपी होमगार्ड से संबंधित। यदि किसी को ये लगा हो कि प्रश्न आसान हो, आसान काफ़ी ज़्यादा दे दिए गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आसान प्रश्न में ही सबसे ज़्यादा अंक कटते हैं, क्योंकि आदमी उसमें कन्फ्यूज हो जाता है। आज मैंने आसान से शुरू किया है और इसके बाद मैं थोड़ा-सा जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो लगातार बढ़ाता रहूँगा। ठीक, यदि आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल अपसेक फॉर ड्रीम स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 मिनट, मैं एक बात और बता दूं कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसमें जाइए, वहां पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहां से आप इसका पीडीएफ, साथ ही साथ जो आगामी और वीडियो हैं उन सभी का पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।